ठीक है, आज से 50-50 क्वेश्चन का हम लोग का सेट स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, ये रेगुलर चलेगा। हर दिन हम लोग को 50-50 क्वेश्चन पे बात करना है जो कि जीके जीएस से रिलेटेड रहेगा और वो सारे एग्जाम में वैल्यूएबल है क्वेश्चन, मतलब बहुत हेल्पफुल होने वाला है। स्टार्ट करें? ठीक है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक एक क्वेश्चन होगा, जिसको भी मतलब आंसर होगा वैसे एक एक करके होगा, जिनको पता होगा आंसर करेंगे, नहीं तो पास कर देंगे। ठीक है ना? चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ के द्वारा कब दिया गया था? जिनको ऑप्शन लेना होगा तो बता दीजिएगा, और ऐसे ही पता है तो ठीक है। ऑप्शन दे दीजिए। क्वेश्चन फिर से दोहरा दे रहे हैं। चार्टर तो 73-74 में ऑप्शन दे क्वेश्चन पूरा समझिए। कह रहा है भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? महारानी एलिजाबेथ है और भारत के साथ व्यापार का बात हो रहा है। ठीक है, मतलब कि फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रिटिश कब भारत में आकर के व्यापार स्टार्ट किए थे? अच्छा, तो ऑप्शंस हैं, ए है 31 जनवरी 1601, बी 31 दिसंबर 1600, सी 1 जनवरी 1600, डी 30 मार्च 1610। 31 दिसंबर क्या? 1600। बहुत सारा। ठीक है अमित, अगला आप बताएंगे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, निम्न में से कौन नहीं शामिल थे? मतलब कि उनका नाम बताना है जो उदारवादी नेता रहे हों, गरम नहीं ठंडा, है ना? ऑप्शन आपका है कि ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक, बी लाला लाजपत राय, सी गोविंद रानाडे, डी बिपिन चंद्र पॉल। लाला लाजपत राय। गोविंद का नाम है गोविंद। तीसरा ऑप्शन का गोविंद रानाडे। लाला लाजपत राय जनरली गरम दल के नेता माने जाते थे। उग्रवादी में 3 नेता ऐसे भी फेमस थे, लाल, बाल और पाल। लाल से ये आपका लाल से जो थे लाला लाजपत राय थे, बाल से बाल गंगाधर तिलक नहीं, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल। लाल, बाल, पाल ये उग्र दल के नेता थे, इसलिए ऑप्शन गोविंद रानाडे होगा। ठीक है, क्वेश्चन 3 है, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए? है ना, 1916 में कांग्रेस समझौता हुआ था, ठीक है, लखनऊ समझौता हुआ था। तो इससे एक और क्वेश्चन बनता है कि ये लोग अलग कब हुए थे? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में ये लोग अलग हुए थे। ठीक है, तो 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का जो बीच में समझौता हुआ है, उसके बाद परिणाम घातक सिद्ध हुआ। क्या घातक रहा है? ऑप्शन ले लीजिए आप लोग। ऑप्शन ए, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में परस्पर सहयोग में वृद्धि। ऑप्शन बी, समझौता होने पर भी कटुता में वृद्धि। ऑप्शन सी, कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। कटुता वाला ऑप्शन होगा। समझौता होने पर भी कटुता में वृद्धि आपका नहीं। समझौता होने पे कोई कटुता में वृद्धि नहीं हुआ था, कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण का नीति का आरंभ हो गया था। ठीक है, ये ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? ऑप्शन है लॉर्ड वेवल, लॉर्ड वेलिंगटन, लॉर्ड लिनलिथगो या लॉर्ड माउंटबेटन। कर्जन आपका कब था? स्वदेशी आंदोलन। हाँ नहीं, व्यक्तिगत सत्याग्रह। अच्छा, व्यक्तिगत 17 में हुआ था ना व्यक्तिगत सत्याग्रह। गलत हो रहा, 17 में चंपारण हुआ था, 18 में व्यक्तिगत 17-20 में हुआ था। व्यक्तिगत सत्याग्रह आपका अप्रॉक्स 1940 के अप्रॉक्स में हुआ था, जिसमें प्रथम सत्याग्रही आपके विनोबा भावे थे और दूसरे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, 40 में तो कौन था उसमें? माउंटबेटन होगा। एक बार सत्याग्रही चेक करिए, तो चेक कर लीजिए एक बार। सत्याग्रही विनोबा भावे पहले थे या जवाहरलाल नेहरू पहले? विनोबा। प्रथम सत्याग्रही नेता कौन थे? व्यक्तिगत सत्याग्रह के समय प्रथम नेता कौन थे? ठीक है, पहले आपके थे आचार्य विनोबा भावे और दूसरे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तीसरे भी कोई थे, नरेंद्र दत्त शायद थे, या देखना पड़ेगा उसको, है ना? चलिए कोई नहीं, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन आपका था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? तो लॉर्ड वेवल, लॉर्ड वेलिंगटन, लॉर्ड लिनलिथगो। वेवल है, एक माउंटबेटन। तो माउंटबेटन योजना कब आया था? माउंटबेटन 46 में आया था ना, लास्ट हो गया तो वेवल ले लीजिए।
नहीं, वेबल नहीं होगा, वेबल उससे पहले था, लिन लिथगो था 1940 के टाइम में। लिथो ना, एक ठीक और है, गलती मारे हैं। कोई बात नहीं। ठीक है, तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के समय में गवर्नर जनरल कौन थे आपके? लिन लिथगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था थी, इस पर बात हुआ था हम लोग का। ऑप्शन है नेशनल कॉन्फ्रेंस, इंडियन एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन या ब्रिटिश एसोसिएशन। क्वेश्चन क्या था? इंडियन एसोसिएशन। नेशनल कॉन्फ्रेंस, इंडियन एसोसिएशन, तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन या ब्रिटिश एसोसिएशन। क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली प्रमुख संस्था कौन थी? अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस, इंडियन एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन या ब्रिटिश एसोसिएशन। दूसरा सबसे पहला आपका बंग भाषा था जो 1836 में था, दूसरा तो वो तो ऑप्शन में है नहीं। इसमें एक है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन या ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, 1851 का ये संस्था था, यही आंसर होगा। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ठीक है। ठीक है। हाँ। बंग भाषा। साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? ऑप्शन है इसने प्रांतों में द्वैत शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की। दूसरा है इसने गृह विभाग के अधीन अंतर प्रांतीय परिषद स्थापित करने का सुझाव दिया। तीसरा कहता है इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया। चौथा है इसने भारतीय पुलिस सेवा इस प्रावधान के साथ सृजित करने की संस्तुति की कि ब्रिटिश भर्ती का भारतीय की तुलना में वेतन तथा भत्ता अधिक होगा। दूसरा प्रांतीय, दूसरा ही होगा। इसमें क्वेश्चन था आपका साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो इसका सही आंसर होगा इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया। मतलब जो केंद्र में द्विसदन है उसको हटा दे। उन्मूलन का मतलब क्या हुआ? खत्म कर देना, ये सही होगा। ठीक है, प्रांत में किया था ना फिर बाद में ये। अगला है क्वेश्चन, दादा भाई नौरोजी को आप सब लोग जान रहे हैं, ठीक है। दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। ये एक लाइन आप याद रखिए कि पहले भारतीय थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुनने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता था? लिबरल पार्टी था। हाँ सही है, सही है, सही है। वैसे ऑप्शन था लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी, निर्दलीय या लिबरल, तो लिबरल पार्टी होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत पर होड़ों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ था? ये तो सबको पता होना चाहिए, सिंपल है। उसी के टाइम में सबसे ज्यादा आक्रमण हुआ था और सबसे बेटर डील भी वही किए थे। ऑप्शन ले लीजिए, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, नरसिंह गुप्त। समुद्रगुप्त। आपका अमित? स्कंदगुप्त। एक्टिव रहिए। स्कंदगुप्त होगा। स्कंद होड़ जहाँ भी आएगा वहाँ स्कंदगुप्त का बहुत बड़ा छवि है, तो स्कंदगुप्त आंसर होगा। एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? स्कंदगुप्त, हर्षवर्धन, पुलकेशिन द्वितीय या रुद्रदास? बहुत अच्छा। सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? मुंडकोपनिषद। बहुत अच्छा, मुंडकोपनिषद से संबंधित है सत्यमेव जयते। महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृतांत है, इसका संबंध किस शाखा से है? अच्छा, क्या बोले? महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृतांत है, इसका संबंध किस शाखा से? ऑप्शन है महायान, हीनयान, वज्रयान। हाँ, सिंपल याद रखना है, महावस्तु है ना तो महायान से संबंधित है। ठीक है, और महायान और हीनयान कब का है? चौथा जब संगीति हुआ था तब अलग हुआ था। और वज्रयान का आप लोग पढ़े होंगे कि 8वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म में आडंबर स्टार्ट हुआ था, ये वज्रयान वाले ही लोग थे। ठीक है, चौथी संगति के बाद, चौथी के तो काफी बाद हो जाएगा, 8वीं शताब्दी में सिंपल याद। अच्छा, 8वीं शताब्दी में। ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पास, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन को क्या नाम था? दीवाने खास, दीवाने आम, इबादत खाना या बुलंद दरवाजा? इबादत खाना। बहुत अच्छा। सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासन काल में सुविख्यात थे? बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर? ये क्वेश्चन फंसते हैं हमेशा। क्वेश्चन क्या है? सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासन काल में सुविख्यात थे? बाबर के, हुमायूं के, अकबर के या जहांगीर के? सुविख्यात तो अकबर ले लीजिए। सुविख्यात है इसलिए अकबर नहीं लेना है। तानसेन आ रहा है तो सिंपली अकबर ही रहेगा। हाँ। और बैजू बावरा क्यों? बाबर, हुमायूं के टाइम में ये लोग थे नहीं, मतलब थे लेकिन मतलब इनके सभा में नहीं थे। हाँ। ठीक है।
बाबर तो खैर बहुत पहले हो जाएगा, लेकिन अकबर के टाइम के में इनको सभा में रखा गया था। ठीक है, तो याद रखिए वो अष्ट प्रधान, अष्ट में नहीं था, नवरत्न में नहीं था, नवरत्न में नहीं थे। ठीक है, न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, ये याद करने वाला लाइन है। न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, मतलब कि सिंपल आपको एक तो आंसर भी मिल रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यातक बंदरगाह कौन है, तो न्यू कैसल पोर्ट है। लेकिन आपको बताना यह है कि ये किस देश में स्थित है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको, यूएसए। मैक्सिको, ये तो कनाडा लीजिए, कोई एक आंसर करिए। कनाडा ले लीजिए। आपका यूएसए नहीं, ऑस्ट्रेलिया का है ये। ऑस्ट्रेलिया का है। ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट आइए। देखिए ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा है, और अमित आप बताइए इसका आंसर, क्योंकि आपको ये पढ़ाया गया है। उस दिन हम लास्ट टाइम ज्योग्राफी में भी इस पर डिस्कस हुआ था हम लोग का। देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सा बात सही है, ये बताना है। कहता है ये अक्षांश रेखाओं के समानांतर है। गलत। इसकी संख्या 180 है। नहीं, 181 गलती। 181 नहीं, 360 है। अच्छा, देशांतर रेखा दूरी को प्रदर्शित करती है। दूसरा ऑप्शन लास्ट है, देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। विश्व रेखा पति लास्ट फ्लावर। ये सही है। तो चलिए पहले हम बता देते हैं देशांतर रेखाओं के संबंध में क्या रहा है। देशांतर रेखा फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या होता है, सीधा लंबवत होता लंबवत होता है ना। और यह अक्षांश रेखाओं के समानांतर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसको काट रहा है वो। काट रहा है। ठीक है, इसकी संख्या 180 नहीं होता है, 360 होता है। तो 90। एक से, अच्छा, समझ गया। ठीक है, 180 इधर और फिर इधर से फिर 81। अच्छा, ठीक है। 360 विश्वत रेखा पे जाता है। देशांतर रेखा दूरी को प्रदर्शित नहीं करता है, किसको करता है, समय को। बोलते हैं ना कि कितना लैटिट्यूड कोऑर्डिनेट जो लोग भेजते हैं, तो वो लोकेशन कैसे पता चल रहा है, इसी के माध्यम से ना। ठीक है, और देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पे होता है, जबकि ध्रुव पे सबसे कम या ना के बराबर कह सकते हैं। ठीक है, कह रहा है उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे गई पहाड़ियों का सही क्रम। दक्षिणी भारत में उत्तर से दक्षिण का पहाड़ी का हमको एक सीक्वेंस बताना है, लाइन वाइज। हाँ, 4 पहाड़ी का नाम हम दे रहे हैं, इसको आप लोग बताइए। नल्ला मलाई, नीलगिरी, जवादी पहाड़ी या अन्ना मलाई। अब इसको एक लाइन से बनाइए। लिखना है, लिख लीजिए आप पहले। अमित आप भी वहां देखिए। एक है अन्ना मलाई, जवादी, नीलगिरी और नल्ला मलाई। नीलगिरी और दक्षिण एगो नल्ला मलाई। नल्ला मलाई, जवादी, नीलगिरी, अन्ना मलाई। देखिए, अन्ना मलाई, जवादी, नल्ला मलाई, नीलगिरी। सीक्वेंस आपका यही रहेगा। आपका अमित? नीलगिरी सबसे लास्ट में है। नहीं, सबसे पहले आपका लिख लीजिए नल्ला मलाई आएगा 1 नंबर पे। हाँ, ये 1 नंबर पे। फिर आएगा जवादी। जवादी के बाद आता है नीलगिरी। अच्छा, उसके बाद अन्ना भाई आएंगे, अन्ना मलाई। पहले नल, फिर जल, फिर नील और फिर अन्ना। जल से जवादी आप याद रखिए। पहले नल आएगा, फिर जल आएगा, फिर नील अगिरी है, और फिर अन्ना मलाई। ठीक है, तो नल, जल, नील, अन्ना। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है। महानंदी, कोशी, दामोदर या गंडक। दामोदर। आपका अमित? एक मिनट, गंडक बोल रहे हैं। कोसी से न बार बाढ़ आता है। कोशी होता है ना, जिसको बिहार का शोक भी कहा जाता था। अब वैसे बहुत सारा इस पर काम कर लिया गया है, बट लेकिन यही ध्यान में रखना है, क्योंकि ये बहुत जल्दी रास्ता, मतलब ज्यादातर टाइम इसका रास्ता चेंज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है किस मृदा प्रारूप में लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुवर्रक हो जाता है। मतलब कि कौन सा मृदा में लोहा का मात्रा अगर बढ़ जाने पर वो मृदा अनुवर्रक हो जाता है, मतलब उर्वरा नहीं रहा, मतलब उपजाऊ नहीं रहा। ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी या लेगूर काली मिट्टी। क्वेश्चन समझ तो आ गया। कह रहा है मृदा प्रारूप में लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण उर्वरक हो जाती है। अधिक होता है से मतलब उर्वरक नहीं रहता, खत्म हो जाता है। हाँ, मतलब उपजाऊ नहीं रहा, बंजर टाइप आप कह लीजिए, या कम उपजाऊ है। जलोढ़, मरुस्थलीय बालू, लेटेराइट या रेगूर काली। इसमें देखिए जलोढ़ मिट्टी तो सबसे उपजाऊ है
है ना। लेकिन मरुस्थलीय बालू में भी होता है। रेगुर ले लीजिए। रेगुर को कैसे लीजिएगा, रेगुर को ही काली मिट्टी बोलते हैं जिसमें कपास होता है, तो वो भी नहीं है। लेटेराइट मिट्टी जो होता है वो गड़बड़ हो जाता है, तो इसका ऑप्शन आंसर लेटेराइट मिट्टी होगा। कहता है प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, सुनिएगा। कहता है यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, प्रकाश। हाँ। फिर कहता है यह एक कण प्रकृति है, हाँ है। फिर कहता है यह ऊर्जा का एक रूप है। ऑप्शन डी कहता है सभी है। नहीं 2-3 हो। को सही बताना इसमें। हाँ, सत्य कथन कौन सा है? हाँ, 2 और 3 हो गए। कण है, ऊर्जा का कण होता है। तीनों सही है। तीनों सही है। लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुम्बकीय तरंग है प्रकाश, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। हाँ तो जो किरण आता है प्रकाश नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चेक वेव। कर लीजिए। यह एक कण कण तो है, प्रकृति है, ठीक ऊर्जा भी है, और ऊर्जा का एक रूप भी है। प्रकाश एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। हाँ, प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है ना। तो याद रखिएगा तीनों गुण। तो ऐसे क्वेश्चन में आप सीधा गुण याद कर लीजिए। मतलब प्रकाश का क्या क्या गुण है, ये विद्युत चुंबकीय तरंग है, प्रकृति कैसा है, कण प्रकृति का है, और ऊर्जा का क्या है, ये एक रूप है, ठीक है। नेक्स्ट चले। चलिए। कहता है बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? किण्वन की प्रक्रिया होती है, अपचयन की होती है, हाइड्रोजनीकरण की होती है, या मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है? हाँ, किण्वन का होता है। बहुत अच्छा। एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु के आकार, वर्ग समझ रहे हैं ना, पीरियोडिक टेबल का बात हो रहा है, ठीक है। तो एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु का आकार क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, वही रहता है, का पता है नहीं लगाया जा सकता है। बढ़ता है नहीं, बढ़ता है बोल रहा है ना। हाँ सही, बढ़ेगा। परमाणु का आकार बढ़ते चला जाता है ऊपर से नीचे आने पर, जबकि नीचे से ऊपर जाने पर क्या होगा? घटता चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, धूलकण है, हीलियम है, या जलवाष्प है? वायुमंडल में ऐसे तो धूल कण लेंगे, लेकिन हाँ धूले कण लेंगे, जलवाष्प कण लेंगे। किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? -1, -2, 1 या 0? 1 होना चाहिए। ऑक्सीकरण संख्या किसी भी यौगिक का -1 -2 1 किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है, ठीक है। चलिए, अब कह रहा है सर्प विषरोधी सुई जो होता है वो किस तत्व के एक यौगिक है? किस तत्व का एक यौगिक है? स्वर्ण यौगिक है, चांदी यौगिक है? स्वर्ण यौगिक। बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दाब का विमीय सूत्र क्या होता है? दाब होता है विमीय सूत्र, MLT करके बना बताना। हाँ, विमीय सूत्र वही है दाब का ना। दाब का होता है फोर्स बाय एरिया रहता है ना, तो फोर्स का न्यूटन आ जाता है। न्यूटन का क्या होता है? MLT-2 एरिया का होता है, एरिया में क्षेत्र मीटर MLT एरिया, MLT स्क्वायर हो गया, टाइम हो गया, M से क्या हो गया, L से क्या हो गया, लेंथ हो गया, M से क्या हो गया, मास हो गया, तो L स्क्वायर हो गया, तो ML-1 T-2 ML-1 T-2, ठीक है। तो दाब का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? ML-1 T-2। जैव सेल क्या है? जैव सेल क्या है? ऑप्शन ले लीजिए। अग्नि चट्टान को बोलते हैं, एक मिनट ऑप्शन दे दीजिए। ऑप्शन ले लीजिए। पेट्रोल, प्राकृतिक तेल, कोयला, या LPG? जैव चट्टान बोले। जैव सेल कोयला हो गया, जैव सेल है ना, कोयला होता है, ठीक है। याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग में है? हाइपोथैलेमस। नहीं, हाइपोथैलेमस से कैसे? वो तो तापमान से रिलेटेड है। याददाश्त, हाँ अच्छा सॉरी गलत बोल दिया हम, सेरिब्रम होगा। ऑप्शन ले लीजिए। हाइपोथैलेमस, सेरेबेलम, स्पाइनल कॉर्ड, या सेरेब्रम? सेरिबेलम होता है, सेरिब्रम ही होगा। सेरिब्रम सीधा याद रखिए, याददाश्त यानी ब्रह्मा, ब्रह्म, सेरेब्रम से याददाश्त से रिलेशन है। एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताइए जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसे अन्य विशेषताएं होती हैं। ऑप्शन है डोडो, ऑर्कियोप्टेरिक्स, राजहंस, माउस बर्ड। क्या दूसरा में क्या बोले?
एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताइए। ऑप्शन दूसरा ऑप्शन है आर्क्यो और दूसरा ऑप्शन था आर्क्योप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स। हाँ यही सही है। ठीक है, क्वेश्चन था आपका एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप की जैसी उसकी विशेषताएं होती हैं। अच्छा सरीसृप आर्क्योप्टेरिक्स। सरीसृप वो सुनने वाला काम ना। हाँ बोलते रहे देखिए यही हाँ पानी उड़ता नहीं है। हाँ, दिखता है पक्षी की तरह लेकिन ये मतलब आपका नहीं। उड़ेगा नहीं। ठीक है, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है? ये तो सबको पता होना चाहिए। तत्व ना, तत्व ऑक्सीजन बोले हैं। बहुत बढ़िया। परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? विभवांतर हाँ, तो आंसर वही है। ऑप्शन है आमीटर, वोल्ट मीटर, धारा नियंत्रक, इनमें से कोई नहीं। अच्छा वो इस तरह बताना है। अब विभवांतर मापने के लिए, विभवांतर मापने के लिए अमीटर ऑप्शन दिया है, वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर है। अच्छा तो हो गया आंसर वही। ठीक है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। बहुत बढ़िया। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? एक मिनट, 2 साल नहीं 1 साल। 1 साल। प्राक्कलन समिति का ना ये होता है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति का साल भर होता है। प्राक्कलन समिति का प्राक्कलन लेखा का 1 वर्ष होता है। 1 ही वर्ष होता है ना, दोनों 1 ही वर्ष होता है। निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? केंद्रीय वित्त मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति या भारत के संसद? केंद्रीय वित्त मंत्री। भारत के संसद संसद से होगा संसद ना? से। हाँ, संसद का अनुमोदन होने पर ही आप संचित निधि से पैसा राष्ट्रपति का आदेश भी नहीं, संसद सब आदमी साइन करेगा तभी बोले हम सब मतलब बहुमत होना चाहिए। बहुमत होना चाहिए। संचित निधि मतलब पैसे जमा किया होता है। संचित निधि संचित आपका निधि- भारत सरकार का मेन ट्रेजरी है। अच्छा ठीक है, हम लोग देते हैं ना टैक्स वगैरह, वैसे जमा होता है संचित मेन निधि। ट्रेजरी होता है। सबके सहमति से चालू हुआ है हाँ, संसद से। निकलेगा उससे पैसा। पैसा निकालने के लिए बिल पास होता है, संसद से पास होगा तब उससे उतना अमाउंट मतलब निकलेगा। कोई योजना चालू किया तो उसमें योजना में पैसा खर्चा होगा। पैसे ही पर्टिकुलर ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति जी भी अपना अपने मन से करवा सकें, नहीं, सबके संसद। सहमति से होगा। हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। भारत संविधान में विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान ब्रिटेन। से लिया गया है? ब्रिटेन। बहुत अच्छा। विधि के समक्ष समता का मतलब कानून के समक्ष समान, है ना? ये हम लोग ब्रिटेन के संविधान से लिए हैं। संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? संविधान संशोधन होता है ना, किस से है? जैसे अनुच्छेद कितना है? 369। हाँ संविधान साउथ अफ्रीका से है संविधान संशोधन। नहीं तो भाग बताना है आपको। भाग बता रहे हो। भाग बता रहे हैं 20 में है। भाग 20 क्या मैं सीधा तो चलिए तो 35 क्वेश्चन हो गया। आज का 15 क्वेश्चन और है, फिर कुछ स्मरणीय तथ्य होगा उस पर डिस्कशन करना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब आप लोग को बताना है हम कुछ वर्ड कुछ नाम बताएंगे आपको, सूची अनुसूची बताना है उसका। ठीक है, भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? अच्छा भाषाओं को लोग 8वीं अनुसूची में। बहुत बढ़िया। दल बदल विरोध कानून 10 में है। बहुत अच्छा। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 73वां संविधान कितना 94 नहीं 73 किससे था? ग्रामीण 92 एक मिनट। अनुसूची बताना है आपको। अच्छा अनुसूची बताना 11 अनुसूची है। ठीक है, भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधी 10 में है। अधिनियम सॉरी 10 में है। 10 में कैसे होगा? 9 में आएगा ना, 10 में तो दल बदल है ना। अच्छा सॉरी हाँ 9 में। हाँ भूमि भाषा का उल्लेख 8 में है, दल बदल 10 में हो जाएगा। ठीक है, 73वां संविधान जो गांव से रिलेटेड है आपका वो आपका 11वें में है। आपका भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधी जो नियम है वो 9 में है। ठीक है, 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया था? है ना, एकदम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से हम दोहरा रहे हैं, कह रहे हैं 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग, विधि आयोग नहीं बोल रहा है, प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में? तो लॉर्ड मैकाले 1833 में हुआ था। ठीक है, निम्न में से कौन सी औषधि या क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? गुलाबी। झींगा सॉरी हाँ गुलाबी। प्याज हो या झींगा हो,
गुलाबी क्रांति से। प्याज से हम गड़बड़ा गए, ठीक है। प्याज झींगा याद था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से किन दो संस्थाओं को ब्रेटन वुड जोड़वा के नाम से भी जाना जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक वर्ल्ड बैंक हो गया, एक IMF हो गया। बहुत अच्छा, विश्व बैंक और IMF, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया है? राष्ट्रीयकरण बोल रहे हैं, स्थापना नहीं बोल रहे हैं। 1 अप्रैल 1935। स्थापना नहीं बोल रहे हैं, राष्ट्रीयकरण बोल रहे हैं। ओहो, तो 35 ने तो 49 हो जाएगा। बहुत अच्छा, 1949 में। 1949। हिंदी राष्ट्र का विचार मूलतः किसका था? ऑप्शन ले लीजिए, BD सावरकर का, KB हेडगेवार का, BS मुंजे का या SS गोलवलकर का? हेडवार थे क्या? BD सावरकर। BD सावरकर। फिर से क्वेश्चन बोल दीजिए। हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? BD सावरकर का। ठीक है, BD सावरकर का। हिंदू राष्ट्र। ठीक है। भारत में आयकर है क्या है? प्रत्यक्ष और अनुपातिक है, प्रत्यक्ष और प्रगतिशील है। डायरेक्ट है, क्या? प्रत्यक्ष है। सुन लीजिए, प्रत्यक्ष और अनुपातिक। प्रत्यक्ष का मतलब तो डायरेक्ट ही होता है, लेकिन हम ऑप्शन जो दे रहे हैं, क्वेश्चन है भारत में जो आयकर है वो क्या है, किस तरह का है ना। इनकम टैक्स क्या है? प्रत्यक्ष और अनुपातिक है, प्रत्यक्ष और प्रगतिशील है, अप्रत्यक्ष और प्रगतिशील है, अप्रत्यक्ष और अनुपातिक है। वो प्रत्यक्ष तो ही है, प्रत्यक्ष के साथ ई भी जुटा हुआ ना। प्रगतिशील भी है, प्रगतिशील है ना। प्रगतिशील है वो। कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कुचिपुड़ी अंधेरा में गाची खाइएगा। आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, अंधेरा में पूड़ी बनेगा। कुचिपुड़ी का है। चलिए, हिमानी उत्तम परब का संबंध किस खेल से है? कबड्डी से, मलखम्ब से, तलवारबाजी से या कुश्ती से? हिमानी हिमानी उत्तम परब। उत्तम परब कुश्ती से तो नहीं होगा। आपको मलखम लग रहा है। आपको सुने नहीं लेकिन। 3 ऑप्शन बोली। हिमानी उत्तम परब का संबंध किस खेल से है? कबड्डी, मलखम्ब, तलवारबाजी या कुश्ती? मलखम हो सकता है। तलवारबाजी लग रहा है। मलखम्ब ही है। मलखम ही है। ठीक कहीं है। कुश्ती है ही नहीं इससे। निपख आंदोलन के प्रणेता कौन थे? निपख आंदोलन के प्रणेता कौन थे? चैतन्य महाप्रभु, ज्ञानेश्वर, दादू दयाल या नामदेव? नाम सुने दिया। ही नहीं हम इसको, लेकिन दादू दयाल जी थे। कौन निपख। दीपक आंदोलन। दीपक आंदोलन। निपख। आंदोलन के दादा ठीक है। दादू दयाल ना। हाँ, दादू दयाल है। निपख आंदोलन, और जितना भी नाम था आपका क्या है, सब संत टाइप, हाँ, है संत ना। है। हाँ, तो भक्ति आंदोलन के टाइम का है ये सब। अच्छा। हाँ, ठीक है। द्रकमा सिक्का किसने चलाया था? द्रखमा ना। हाँ, ग्रीक, शक, सिथियन या कुषाण? नहीं बता। कुशाण। नहीं, ग्रीक का था। द्रक है ना, द्रक सिक्का है, तो द्रक और ग्रीक शब्द मिलता जुलता नहीं लग रहा है, ग्रीक है ना। ग्रीक उसमें भी द्रक द्र है, ग्रीक लगा यहाँ दिया। ग्र, का इसमें लास्ट में दोनों आ रहा है, ग्रीक का। तो दराग गया तो ग्रीस लगा दिया। हाँ, ये वैसे ही। क नहीं आ रहा है, फर्स्ट लेटर में र का मात्रा लग रहा है, द्र और ग्रीक, ग्रीक। है ना। दराग गया। ठीक है, चलिए। ग्रीक नहीं है कि नहीं, द्रकमा है, द्रकमा। द्रखमा है। दराग गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एल्वियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है उसको क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। जलोढ़ दो टाइप का होता है, एक खादर हाँ, होता है, एक खादर- बांगर होता है, खादर है ना। खादर जो नया मिट्टी होता है उसको खादर बोलेंगे। वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है। सबसे ऑप्शन है हेलोक्लाइन, थर्मोस्फियर, थर्मोक्लाइन या हेलिस्फियर। हेलिस्फीयर। नहीं, थर्मोक्लाइन। थर्मोक्लाइन। नहीं, ये देखना पड़ेगा थोड़ा। बोलिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसल मापदंड संबंधित है किस सेक्टर से? बैंकिंग, कर, पूंजी बाजार या बीमा क्षेत्र? बेसल बेसल मार्केट। बेसल मापदंड, मेजरमेंट। ऑप्शन दीजिए। बैंकिंग, आपका पूंजी बाजार, ठीक है, कर और बीमा। बीमा क्षेत्र लग रहा है। नहीं, ब से बेसल है और बी से ब से बैंकिंग है। ठीक है, अच्छा। बैंकिंग सेक्टर से। लास्ट क्वेश्चन आज का, इसके बाद स्मरणीय तथ्य पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, कल से आप लोग अपना मार्क्स काउंट करिएगा, ठीक है ना। लास्ट में पता चल जाएगा किसका कितना स्कोर जा रहा है। 50 का थी बना लेंगे। ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश। हाँ, वो तो पता ही है, लेकिन किसने किया है? नाम ऑप्शन दीजिए। ऑप्शन, क्वेश्चन फिर से दोहरा रहे हैं। इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति
शब्द का प्रयोग किसने किया है? जॉर्ज मिसेलेट, ऑलिवर गोल्डस्मिथ, फ्रेडरिक एंगल्स, अर्नाल्ड टायम्बी। पहला वाला गोल्ड स्मिथ। पहला आपका जॉर्ज मिसलेट। मिसलेट, हाँ। नहीं, गलत है। आप क्या बोलना चाहेंगे? दूसरा नहीं, वो भी गलत है। ऑलिवर गोल्डस्मिथ आपका है, लेकिन होगा अर्नाल्ड टायम्बी। अर्नाल्ड टायम्बी। ब्रिटिश का सब तो ब्रिटिश। क्लियर है ना? टाइम ही, हाँ, ठीक है, याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, क्वेश्चन है आपका कि इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द अर्नाल्ड टायम्बी। टाई टाई टाइम टाइम। ठीक। हाँ। R&D टाइम भी ना उसका टाइम सुनने को। चलिए, स्मरणीय तथ्य पर डायरेक्ट हम क्वेश्चन बोलेंगे, इसमें कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, जिसको पता होगा बताएंगे, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला? इधर भारत में। हाँ, भारत में बता रहे उधर क्या बोलता है काली क्या नर्मदा घाटी नर्मदा। अच्छा, ठीक है ना, नर्मदा। क्या है कि वही कपाल वगैरह मिला है, खोपड़ी वगैरह, मानव खोपड़ी। सर्वप्रथम प्राचीन स्थायी जीवन के प्रमाण कहाँ मिले हैं? नर्मदा घाटी, मेहरगढ़। मेहरगढ़। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहाँ मिला है? कालीबंगा। नहीं, एक ही कब्र। वहाँ युगल मिला है। अच्छा, तो क्या होगा? चितकांगड़ नहीं, बताइए। दमदमा। दमदमा। लोग देखा डाउन मार दे रहे हैं। ब्लैक वाला कंटिन्यू करता हूँ। कनेक्टेड। चलिए, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। हाँ, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल जब बोलेगा तो दमदमा है। दमदमा, ठीक है। तीन को। गर्तावास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हाँ, इस उत्तराखंड डोर है। गर्तावास हाँ तो फेमस है। हाँ, वही जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में पाची बुर्ज होम। बुर्ज होम सुने हम सब। मानव के साथ कुत्ते का दफनाने का साक्ष्य कहाँ मिला है? ये भी बुर्ज होम होगा। बुर्ज होम है। ठीक है। चलिए, ज्यादा टाइम इसमें नहीं देंगे, स्मरणीय तथ्य है। जूता हुआ खेत का साक्ष्य कहाँ मिला है? ये कालीबंगा मिला। कालीबंगा से मिला, बहुत अच्छा। अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ मिला है? अग्निकुंड का साक्ष्य ये सुतकांगड़ डोर। कालीबंगा और लोथल। कालीबंगा लोथल। अग्निकुंड का साक्ष्य 2 जगह है, कालीबंगा और लोथल। लोथल। सीधा बढ़िए। युग्म समाधि का प्रमाण कहाँ मिला है? ये मिला है कालीबंगा लोथल। कालीबंगा लोथल दोनों जगह से, यही आप बोल रहे थे। युगल बोले थे ना, युगल ही युग्म बोलते हैं, युगल या युग्म तो, लेकिन 3 जब बोलेगा तो कहाँ मिलेगा? दमदमा में। दमदमा। ठीक है। नकाशीदार बुर्ज ईंटों। होम ना। नहीं, एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल जब बोलेगा तो दमदमा में। बुर्ज होम में कुत्ता मिला है साथ में। ठीक है। नकाशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहाँ? जम्मू कश्मीर। गुजरात। कालीबंगा। कालीबंगा। नर्तकी के काष्य मूर्ति का साक्ष्य? मोहन की यहाँ, ऐसे याद रखना है, मोहन की यहाँ नर्तकी मिली। ठीक है। शवों को दफनाने की प्रथा कहाँ था? हाँ, पहले दमदमा देखें 2 है, एक शव दफनाया जाता था, एक शव जलाया जाता था। तो सब शवों को दफनाने की प्रथा और फिर शवों को जलाने की प्रथा। सब जब दफनाने की बात आएगी तो हड़प्पा में, लेकिन जलाने का बात आएगा तो मोहन के यहाँ जलाया जाएगा। ठीक है। नर्तकी मोहन के यहाँ मिलेगी। ठीक है। तो शवों को दफनाने की प्रथा हड़प्पा, शवों को जलाने की प्रथा मोहनजोदड़ो। 3 मुख वाले देवता यानी ब्रह्मा, आप ऐसे मतलब याद करने के लिए रख सकते हैं कि 3 मुख वाला देवता कहाँ मिला है, तो वो भी मोहन के यहाँ मिलेगा। ठीक है, मोहनजोदड़ो में। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य कहाँ, मतलब मिट्टी का हल? देखिए, ये सब बता नहीं पाएगा, है ना? मिट्टी वाला हल कहाँ मिला है? ये कहाँ मिला है? सुतकांगड़ डोर। बनावली। बनावली। बनावली कहाँ है? हरियाणा में शायद है। हाँ, बनावली हरियाणा। ठीक है। उन्नत जल प्रबंध का साक्ष्य कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो। नहीं, धौलावीरा। उन्नत जल है ना, जल से क्या करते हैं? धोते हैं कोई जगह को, तो
होते हैं ना, धौलावीरा। उन्नत जल भी रहे ना बोले। हाँ, उन्नत जल धौलावीरा याद रहेगा। नेक्स्ट है शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं, बस धौलावीरा। धौलावीरा। ठीक है। वैसे हड़प्पा कालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त है, सारा 2 ही भाग में रहता था, लेकिन यही एकमात्र ऐसा मिला है जो 3 भाग में है। ये तो याद होना चाहिए, ये भी धौलावीरा ही होगा आपका। तो 3 ठो आपका धौलावीरा का था, उन्नत जल प्रबंध, शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण और हड़प्पा, जहां 3 भाग में बटा है, धौलावीरा होगा। कृषि का प्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? कृषि का भी कालीबंगा में मिला है। नहीं, अभी एक हम शुरू में बोले थे आप लोग को कि सर्वप्रथम प्राचीनतम स्थायी जीवन, तो जहाँ स्थायी जीवन मिला है वहीं कृषि का प्रथम प्रमाण। स्थायी जीवन का मतलब क्या हुआ? जहाँ स्थायी रूप से रह रहा है। मेहरगढ़, मेहरगढ़ नर्मदा नदी में भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है, नर्मदा घाटी में। ठीक है। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिला है? मेहरगढ़ में नहीं, जहाँ हवा ठंडा होगा, कोल्डी हवा। कोल्डी चावल का सच कोल्डी हुआ, ठीक है ना, कोल्डी हुआ। कोल्डी हुआ शायद यूपी का क्षेत्र है। यूपी में कोल्डी हुआ। हाँ। आग का आविष्कार हुआ था कौन से काल में? पूरा पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार? पहिए का नव काल में। बहुत बढ़िया। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? जौ या उसी यव, जौ या यव। ठीक है। चलिए, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु? कांसा। हाँ, तांबा। कांसा बोल रहे, तांबा। और सबसे पहला हथियार क्या था? कुल्हाड़ी था, तांबे का। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है अभी प्रेजेंट में? एक मिनट, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कलकत्ता है, दिल्ली है? भोपाल है। भोपाल। ठीक है। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से थे? 2 ठो था, एक तो सिंधु सभ्यता का लोथल हो गया वो, और सुतकोतदा। ठीक है, सुतकोतदा था। ठीक है। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को संयुक्त जुड़वा राजधानी कहा गया है, किसने कहा? ये तो बहुत इम्पोर्टेंट। हाँ, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जुड़वा कहा गया है, जुड़वा राजधानी पिगट ने कहा है। पिगट। ठीक है, पिगट। तो आज का सेशन समाप्त। स्कोरिंग कल से आप लोग स्कोरिंग करेंगे, कल से पता चलेगा क्या है। अभी के लिए, आज के लिए इतना ही। सब लोग बाय बोलिए, कल मिलते हैं।